हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट के सभी विद्यार्थी। आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम्स की संरचना। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अध्ययन किया हुआ है। अब हम केंद्रक के अंदर उपस्थित संरचनाओं का अध्ययन करेंगे और केंद्रक में जो पदार्थ भरा हुआ होता है उसको सामान्यतः एक नाम दे दिया जाता है, दैट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य उपस्थित है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मीन्स केंद्रक और प्लाज्म यानी जो तरल पदार्थ है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब केंद्रक में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसका लगभग 98% भाग क्रोमेटिन मटेरियल के द्वारा बना होता है। क्रोमेटिन मटेरियल वो पदार्थ होता है बच्चों जो कि आनुवंशिकी में सहायक है। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो आगे ट्रांसफ़र होते हैं वो हमेशा क्रोमेटिन मटेरियल के आदान प्रदान के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। अब देखिए, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल का एक संघनित रूप कहलाता है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को देखने का श्रेय जो जाता है वो है कार्ल नेगेली। इन्होंने इसको प्लांट सेल्स में छड़ के रूप में देखा था। फिर हॉफमिस्टर ने टेडेंशिया की पॉलन मदर सेल्स में देखा था और वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया था। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल और सोमा मीन्स बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी जो कलरफुल हो, और इसको स्टेन से जब अभिरंजित किया जाता है तो ये स्पष्ट स्टेनिंग लेकर अभिरंजित होकर स्पष्ट दिखने लगता है। इसी आधार पे वॉल्डेयर ने इसका नाम क्रोमोसोम रखा था। वायरल गुण। अब सबसे पहले हम देखते हैं वायरल क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्योंकि वायरस में भी अपना स्वयं का क्रोमोसोम पाया जाता है। और देखो, ये दो प्रकार का होता है, डीएनए का और आरएनए। वायरस में ये खास विशेषता है कि इसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। यदि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो वो लीनियर क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो सकता है, यानी रैखिक, और सर्कुलर क्रोमोसोम्स यानी कि ये गोलाकार है। और आरएनए कंटेनिंग जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ही मुश्किल वाले वायरसेस इसलिए हैं क्योंकि इसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है और फिर डीएनए से पुनः मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और फिर बाद में प्रोटीन मशीनरी बनती है, जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अभी हाल में चलने वाला कोरोना वायरस है, जिसमें जो कि आरएनए वायरस है। तो ये आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी एक रेखिक आरएनए जो होता है वो उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर एक बड़ा गुणसूत्र होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्रारंभ में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर समझाया था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है और इनमें हिस्टोन्स नहीं होते। जीवाणु में 1 से 20 तक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु भी पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। मतलब न्यूक्लियोइड तो होगा ही, साथ में एक्स्ट्रा प्लाज्मिड और होगा। और कुछ प्लाज्मिड क्या करते हैं, जो परपोषी यानी जिस सेल के अंदर वो रह रहे हैं उस परपोषी गुणसूत्र के साथ बंधित हो जाते हैं और उनको एपिसोम कहा जाता है। जब इनमें संयुग्मन की प्रक्रिया होती है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है, उस समय एपिसोम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक जनन की प्रक्रिया भी बैक्टीरिया में होती है। अब हम अपने निर्धारित स्थान पे आते हैं जो कि हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स देख रहे हैं आप लोग, मैंने डायग्राम में आपको स्पष्ट डायग्राम भी बना के इस पीडीएफ में दिया है। बच्चों, आप लोग इस डायग्राम को ज़रूर याद करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार डायग्राम बनाने के लिए ही आ जाता है। तो बिल्कुल सरलतम डायग्राम मैंने आप लोगों को
PDF के अंदर बना के दिया है। देखिए, सबसे पहले हम नंबर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 शब्द याद हो जाने चाहिए। एक शब्द होता है डिप्लॉयड और दूसरा शब्द होता है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब यदि गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है तो उसे डिप्लॉयडी कहा जाता है। यदि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, हैप्लॉयड होती है। जब गैमेट्स बनते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, हैप्लॉयड हो जाती है, जिसे हम गैमेटिक गुणसूत्र या हैप्लॉयड गुणसूत्र भी कहते हैं। तो सोमेटिक सेल्स में द्विगुणित संख्याएं होती हैं गुणसूत्रों की, और गैमेटिक सेल्स यानी कि जो युग्म बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब आते हैं हम संरचना पे। सबसे पहले देखिए, बाहर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के द्वारा जो गुणसूत्र है वो परिसीमित रहता है, और ये झिल्ली ए क्रोमेटिन पदार्थ की बनी होती है। ए क्रोमेटिन का मतलब बच्चों, ए यानी एब्सेंट और क्रोमेटिन यानी आनुवंशिक पदार्थ, यानी इस झिल्ली में किसी भी प्रकार का क्रोमेटिन पदार्थ नहीं पाया जाता। पेलिकल के पश्चात इसके अंदर एक सघनभूत द्रव भरा रहता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, और इस मैट्रिक्स में ए क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होते हैं, अर्थात ए मीन्स एब्सेंट, क्रोमेटिन यानी क्रोमेटिन पदार्थ, यानी मैट्रिक्स वाला भाग भी है वो भी आपका बिना क्रोमेटिन के पाया जाता है। मैट्रिक्स का मुख्य कार्य ये होता है कि ये क्रोमोनिमेटा को अपने यथा स्थान पर रखता है। अब हम जो क्रोमोसोम की सबसे आवश्यक सामग्री है क्रोमोनिमेटा, उस पे आ रहे हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम के मैट्रिक्स में 2 कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये क्रोमोनिमेटा आपस में इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि 800 एंगस्ट्रॉम के लगभग एक मोटे सूत्र में दिखाई देते हैं, और ये प्रावस्था हमें प्रोफेज में देखने को मिलती है। मैंने आप लोगों को डायग्राम से और थ्योरी में दोनों क्लासेस में प्रोफेज समझाई हुई है। जब पानी क्रोमेटिन पदार्थ में से बाहर निकल जाता है तो ये मोटे और स्पष्ट गुणसूत्रों में नजर आने लगते हैं, और यदि इस गुणसूत्र का भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देखें तो उसमें 2 एक समान क्रोमोनिमेटा बहुत मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं 800 एंगस्ट्रॉम के मोटे एकल सूत्र के रूप में। ये पार्ट आपका क्रोमोनिमेटा कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप मेटाफेज प्रावस्था में आएंगे तो ये क्रोमोनिमेटा 2 सिमेट्रिकल क्रोमेटिड्स में नजर आती है। प्रत्येक क्रोमेटिड में डीएनए का एकल अणु उपस्थित होता है, और दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। एनाफेज प्रावस्था में अब आप जाएंगे तो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात एनाफेज प्रावस्था में केवल एक ही क्रोमेटिड होता है। क्रोमोनिमा आपके गुणसूत्र में जीन युक्त संरचनाएं हैं, और हर प्रजाति के अनुसार क्रोमोनिमा में 2 से 4 तक डीएनए फाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं। क्रोमोनिमा ये फाइब्रिल्स हैं ये आपस में दृढ़ता से जुड़े होते हैं, और इनमें जो कुंडलन होता है, जो कॉइलिंग होती है, वो 2 प्रकार की पाई जाती है। एक होती है पैरानेमिक कॉइल, यानी कि इस प्रकार के कुंडलन में जो क्रोमोनिमल फाइबर हैं वो आसानी से अलग किए जा सकते हैं। ये आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। और दूसरी जो कॉइलिंग है वो है प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोनिमल फाइबर हैं वो इतनी दृढ़ता से आपस में जुड़े हुए हैं कि आप इन्हें सरलता से अलग नहीं कर सकते हैं। तो जो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग है वो आपको मियोसिस में देखने को मिलती है, और जो पैरानेमिक कॉइलिंग है वो आपको माइटोसिस में देखने को मिलती है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अपन ने 2-3 शब्द पढ़े हैं, क्रोमोनिमेटा,
क्रोमोनीमेटा क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, और इसी के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, क्रोमोमियर। क्रोमोमियर गुणसूत्र पे गांठदार संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर वो स्थान है जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स का संश्लेषण होता है। जो क्रोमोमियर्स पे जो गांठदार संरचनाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर आप न्यूक्लिक एसिड्स का सिंथेसिस करते हो, अर्थात जो क्रोमोमियर का ट्रांसफ़र होगा एक सेल से दूसरी सेल में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो ये वास्तव में आपकी वंशागति के लिए या जेनेटिक्स के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसी पर जीन्स उपस्थित होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही बताया है कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमेटिड्स एक स्थान पर जुड़े हुए होते हैं। दोनों जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स हैं, माइटोसिस में भी आपने देखा और अभी भी मैं आपको बता के आई हूँ, ये क्रोमेटिड्स एक स्थान पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंट्रोमियर बोलें या प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्ण बोलें, एक ही बात होती है। तो गुणसूत्र के खंड में एक हल्का संकीर्णन होता है जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन अर्थात प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है। इसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है और इस स्थान पर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। यदि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, तो ये 3 भाग में बटा होता है। 3 इसमें रीजन पाए जाते हैं। पहला है सेंट्रल जोन। इस सेंट्रल जोन में 30 से 40 नैनोमीटर मोटा होता है और इसमें केंद्रीय कणिका पाई जाती है जिसे कि काइनोसोम कहते हैं। मिडिल जोन में 1 या 2 क्रोमोमियर्स के बने होते हैं और आउटर जोन में इलेक्ट्रॉन डेंस कोरोना इसमें उपस्थित होता है। तो बेसिकली इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं। पहला एक केंद्रीय कणिका वाला काइनोसोम, दूसरा मिडिल जोन जिसमें 2 क्रोमोमियर्स होते हैं, और थर्ड आउटर जोन जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस कोरोना के रूप में उपस्थित होता है। इसका फंक्शन ये है कि जब माइटोसिस या मेयोसिस होता है तो उस समय स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। तो तर्कु तंतुओं की जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंट्रोमियर से आकर जुड़ती है और सेल डिवीजन के समय विपरीत ध्रुवों की तरफ जो क्रोमेटिड्स का गमन है वो लगभग सेंट्रोमियर के द्वारा ही निर्धारित होता है। इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाता है। पहले नंबर तो हम देखते हैं कि इसमें एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। यदि 1 सेंट्रोमियर है तो मोनोसेंट्रिक, 2 सेंट्रोमियर है तो डाइसेंट्रिक, और बहुत सारे सेंट्रोमियर हैं तो पॉलीसेंट्रिक कहलाता है। और कई बार जो सेंट्रोमियर है वो पूर्ण लंबाई पर फैला हुआ होता है, ये विस्तृत अवस्था में होता है, उसको हम होलोसेंट्रिक कहते हैं। इसकी पोजीशन के आधार पे भी क्रोमोसोम की शेप निर्धारित होती है। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में उपस्थित है तो वो मेंटासेंट्रिक कहलाता है और इसमें दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और एनाफेज अवस्था में ये वी की आकार का दिखता है। जबकि सब मेट्रासेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से हटकर उपस्थित होता है और इसलिए ये सब मेट्रासेंट्रिक कहलाते हैं और एनाफेज प्रावस्था में जे अथवा एल के आकार के होते हैं। टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल सिरे पे पहुंच जाते हैं और टीलोसेंट्रिक में एक बहुत छोटी भुजा होती है और एक बहुत लंबी भुजा होती है। लेकिन जो एक्रोसेंट्रिक है उसमें बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में होता है और इस टर्मिनल पोजीशन का मैंने एक डायग्राम भी आपके सामने रखा है। एनाफेज प्रावस्था में ये आई के समान नज़र आते हैं। तो एक तरीके से सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उस आधार पे क्रोमोसोम्स का एक ग्राफ भी बनाया जाता है। और आपको बच्चों जानकर बड़ी खुशी होगी कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे हमारे में जैसे 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम का
जो एक क्रोमोसोम का चार्ट है वो चार्ट भी पूर्णतः तैयार है, और ये चार्ट जो बना हुआ है वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे ही बना हुआ है, क्योंकि इसके आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इस नंबर का क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, इस नंबर का क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है, या टीलोसेंट्रिक है, या एक्रोसेंट्रिक है। अब आते हैं हम द्वितीयक संकीर्णन पे। पहला संकीर्णन आपको सेंट्रोमियर मैंने बताया। दूसरा संकीर्णन द्वितीयक संकीर्णन जो होता है ये हर क्रोमोसोम में नहीं होता, लेकिन जिन क्रोमोसोम में होता है ये वहाँ पर न्यूक्लियोलस से संबंधित होता है। और जब इंटरफेज प्रावस्था आती है तो इंटरफेज प्रावस्था में ये न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है। तो जिन भी क्रोमोसोम्स में ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन होता है उनको हम न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, और वो भाग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है, क्योंकि इस भाग से केंद्रिका का निर्माण होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पश्चात गुणसूत्र का एक भाग सैटेलाइट बॉडी कहलाता है, और सैटेलाइट युक्त क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। टीलोमियर गुणसूत्र का बिल्कुल शीर्ष भाग है। हालांकि ये भाग आनुवंशिकी में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं देता, लेकिन फिर भी ये क्रोमोसोम्स की पोलैरिटी का यानी कि ध्रुवता का निर्धारण भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि ये गुणसूत्रों को आपस में जुड़ने से रोकता है। नहीं तो अगर ये गुणसूत्र आपस में जुड़ जाएं तो एक सेल और दूसरी सेल में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो भिन्न भिन्न हो जाएगी, और इससे कई बार आनुवंशिक रोग भी होते हैं। तो टीलोमियर की जब प्रेजेंस होती है तो ये गुणसूत्र के सिरों को आपस में जुड़ने से रोकता है, जिससे वो स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए इसमें टीलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी पाई जाती है। और ये भी आज की रिसर्च ये बताती है कि ये जो टीलोमेरेज एंजाइम है ये एजिंग यानी जीर्णता या आयु वृद्धि को भी रोकता है। तो मुझे विश्वास है बच्चों आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पूर्णतः समझ में आया होगा। मैं जैसा पहले भी आप लोगों को बोलते आ रही हूँ, आप पीडीएफ और वीडियो दोनों एक साथ मोबाइल पे चला कर देखें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार स्टडी मटेरियल मिलता रहे। थैंक यू।